गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं राम सुंदर यादव आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल सुंदरम ई पाठशाला पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इस समय सभी विश्वविद्यालय अपनी परीक्षाएं जो है कि कैंसिल करा रहे हैं और अभी कोरोना का प्रकोप बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि अभी कोई एग्ज़ाम इधर 2-3 महीने में होगा। तो हम लोगों के पास पर्याप्त समय है खूब विस्तृत हिंदी पढ़ने की, और मैं आप लोगों को लगभग 3 महीने में पूरी हिंदी ख़त्म कर दूंगा। और हिंदी पूरी हम लोग 3 महीने में ख़त्म कर देंगे। और उसके बाद हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं मैथ में एनसीईआरटी बेस हम लोग पढ़ेंगे। कक्षा 6 से 8 तक की एनसीईआरटी और एक जीएस की सीरीज डेली मैं आप लोगों को 25 क्वेश्चन जो है जीएस का कराऊंगा। उसमें मैंने सीरीज शुरू की है रट लो सीरीज। कमिंग सून है, अभी आने वाला है। देखिए, एक हफ्ते के अंदर अंदर उस पर जो है कि प्रक्रियाएं चल रही हैं और एक हफ्ते के अंदर अंदर जो है कि ये दोनों सीरीज शुरू हो जाएंगे। और उसके बाद रीजनिंग की सीरीज उसके बाद शुरू करेंगे हम। तो आइए, आप लोग जानते हैं कि हम लोग बात कर रहे थे हिंदी में जो है कि वर्ण विचार पर हम लोगों ने बात किया था। वर्ण विचार पर मैंने आप लोगों को स्वरों के बारे में बताया, स्वरों के उच्चारण के बारे में, उसके प्रकार के बारे में कि स्वरों का उच्चारण कहाँ से होता है, स्वरों के कितने प्रकार होते हैं, स्वर किसे कहते हैं। स्वर के बारे में हम लोगों ने बहुत विस्तृत चर्चा की कि स्वरों की संख्या कितनी होती है। आज से अब हम लोग जो है कि व्यंजन के बारे में बात करेंगे। तो आइए थोड़ा सा देख लेते हैं क्या होता है। मैंने आप लोगों को बताया था कि वर्णों का विभाजन 2 भागों में होता है। वर्ण 2 भागों में बढ़ते हैं। जब मुख से हम ध्वनियों का उच्चारण करते हैं तो मुख से अपने ध्वनियों के साथ हम क्या करते हैं, वर्णों का उच्चारण करते हैं। ये वर्ण जो है कि एक स्वर और एक व्यंजन के रूप में जो है कि विभाजित होता है। तो हमने जो है कि स्वर के बारे में पढ़ा कि स्वर क्या होते हैं। स्वर स्वतंत्र होते हैं। स्वर क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। और मैंने आप लोगों को बताया था व्यंजन क्या होते हैं। व्यंजन अस्वतंत्र होते हैं। अस्वतंत्र होते हैं व्यंजन। तो इसमें मैंने आप लोगों को स्वरों की परिभाषा बताई थी कि स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ड क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। या जिन वर्णों को बोलने के लिए किसी अन्य वर्णों की आवश्यकता नहीं होती है उसे हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। जैसे उच्चारण करिए अ का, जब अ का हम उच्चारण करेंगे जैसे देखिए क्या हो रहा है कि हमें जो है कि हमारा एक ही आघात में जो है कि उच्चारण हो जा रहा है, मेरी सांसें टूट नहीं रही हैं। लेकिन जब हम व्यंजन का उच्चारण करेंगे, ये क्या है, अस्वतंत्र है। स्वतंत्र का मतलब क्या होता है कि बंधन रहित होता है। ये स्वतंत्र का मतलब क्या होता है, बंधन रहित, मतलब ये किसी चीजों से जो है कि बंधा नहीं है। और अस्वतंत्र का मतलब होता है कि बंधन सहित होता है। तो बंधन सहित का मतलब है किसी न किसी बंधन से क्या हुआ है कि बंधा हुआ है। कौन, व्यंजन किससे बंधा हुआ है, किसी न किसी व्यंजन से बंधा हुआ है। तो इसकी अगर देखा जाए तो ये किससे बंधा हुआ है, ये जो है कि स्वरों से बंधा हुआ है। व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से कभी किया ही नहीं जा सकता है। कभी संभव ही नहीं है कि व्यंजनों का उच्चारण बिना स्वरों की सहायता से किया जा सके। हाँ, व्यंजनों को जो है कि स्वरों से अलग कर सकते हैं उच्चारण के आधार पर, लेकिन जो है कि लेखन के आधार पर इसको अलग कर सकते हैं। जैसे क है, क में मैंने आप लोगों को बताया कि क के साथ किसका उच्चारण होता है, क के साथ और जुड़ा होता है। तो क्या हो गया, क। देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया कि व्यंजन से स्वर को जो है कि अलग कर लिया। लेकिन जब उच्चारण करेंगे हम व्यंजनों का, तो उसमें जो है कि स्वरों को हम अलग नहीं कर पाएंगे। बिना स्वरों की सहायता से जो है कि व्यंजनों का उच्चारण नहीं हो सकता है। जैसे क देखिए, क जब बोल रहे हैं तो हमारी लकार क्या हो रही है, टूट रही है। उसके बाद अ का उच्चारण हो रहा है। लेकिन देर तक भी अगर हम क का उच्चारण करते हैं तो लास्ट में क्या होता है कि अ आता है। जैसे क। तो आइए अब व्यंजन क्या हुआ, व्यंजन अस्वतंत्र हुआ। क्यों अस्वतंत्र हुआ, स्वतंत्र का मतलब बंधन रहित होता है, अस्वतंत्र का मतलब बंधन सहित होता है। तो क्या है कि बंधन से बंधा हुआ है। किस बंधन से बंधा हुआ, बंधन की डोर से, स्वरों के बंधन की डोर से क्या हुआ है, बंधा हुआ है। तो आइए हम लोग व्यंजन की परिभाषा देखते हैं कि व्यंजन क्या होता है। तो व्यंजन की परिभाषा देखिए, यहाँ पर आइए व्यंजन की परिभाषा लिख लेते हैं। व्यंजन की परिभाषा आप लोग नोट कर लीजिएगा कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमें किसी अन्य वर्णों की आवश्यकता होती है, वो क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय
हमें किसी अन्य वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है, वो क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। किसी अन्य वर्ण का मतलब क्या है? स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। व्यंजनों का उच्चारण करने के लिए किसकी सहायता लेनी पड़ती है? स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। तो आइए यहाँ पर व्यंजन की परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमें किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता होती है, वो क्या कहलाते हैं? वो क्या कहलाते हैं? व्यंजन होते हैं। वो क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। या दूसरी इसकी परिभाषा आप लोग लिख लीजिए कि जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं हो सकता, वो क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। ये आर यहाँ पर या डाल लीजिए। जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं हो सकता, वो क्या कहलाते हैं? व्यंजन होते हैं। वे व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क, ख, ग, घ। जैसे में क का जब हम उच्चारण करते हैं तो क के साथ क्या होता है? अ ध्वनि का भी उच्चारण होता है। ख का जब उच्चारण करते हैं तब ख के साथ अ ध्वनि का उच्चारण होता है। ग का जब उच्चारण करते हैं तो ग ध्वनि के साथ जो है कि अ का उच्चारण होता है। घ का जब उच्चारण करते हैं तो इसके साथ जो है कि अ का उच्चारण होता है। तो यही मैंने आप लोगों को बताया कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमें किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता होती है, वह क्या कहलाते हैं? व्यंजन होते हैं। और जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं हो सकता, वो क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो जानते होंगे कि व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है। व्यंजनों की कुल संख्या 33 होती है। व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है? 33 होती है। 33 क्या होती है? अगर देखा जाए तो टोटल कुल व्यंजन कितने होते हैं? कुल व्यंजनों की संख्या अगर देखा जाए तो 33। व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? व्यंजनों की संख्या कुल 33 होती है। ये देखिए किताबों में दिया रहता है, मिलता है कि व्यंजनों की संख्या कुल कितनी है? 33 है। लेकिन ये कौन से व्यंजन है? ये मूल व्यंजन है। ये क्या है? मूल व्यंजन। मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। अगर देखा जाए तो कुल व्यंजन कितने होते हैं? 39 होते हैं। यहाँ पर जो है कि देखिए ये क्या है? 33 मूल व्यंजन है और टोटल व्यंजन कितने होते हैं? 39 होते हैं। 39 कैसे होते हैं? 33 तो ए हो गए प्लस 4 क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन। 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं प्लस 2 व्यंजन क्या होते हैं? 2 द्विगुण व्यंजन होते हैं। द्विगुण व्यंजन। टोटल इनकी संख्या कितनी हो गई? 33 प्लस 4 37 और 2 कितना हो गया? 39 हो गया। जैसे स्वरों में मैंने आप लोगों को बताया कि संस्कृत से स्वरों को जो है कि कितने स्वरों को अपनाया गया हिंदी में, तो संस्कृत से जो है कि 13 स्वर आए थे, उसमें से जो है कि 11 को स्वर माना गया और 2 को अयोगवा की श्रेणी में रखा गया। उसी तरह से जो है कि संस्कृत से जो है कि 39 वर्णों को जो है कि 39 व्यंजनों को हिंदी में लिया गया, लेकिन 33 को क्या कहा गया? कि मूल व्यंजन 33 को बोला गया और उसके बाद 4 को संयुक्त व्यंजन बोला गया। 2 को क्या कहा गया? द्विगुण व्यंजन बोला गया। 2 को द्विगुण व्यंजन बोला गया। आगे हम लोग अभी बात करेंगे कि संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, द्विगुण व्यंजन क्या होते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मूल व्यंजनों के बारे में। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो इस चीज में आप लोग कंफ्यूजन मत होइएगा कि सर ने जो है कि व्यंजनों की संख्या कुल 39 बताया था। व्यंजनों की कुल अगर संख्या देखा जाए तो मूल व्यंजनों की संख्या कुल कितनी होती है? 33 होती है। एग्जाम में अगर पूछेगा भी तो यही पूछेगा कि मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है या कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो हमें कौन सा ऑप्शन टिक करना है? 33 हमें टिक करना है, 39 नहीं टिक करना है। 39 जो है कि टोटल है। इसमें अगर पूछेगा तो ये पूछता है क्वेश्चन में कि संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है संयुक्त व्यंजन। या संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं?
ये पूछा है, या पूछेगा कि द्विगुण व्यंजन कौन कौन से होते हैं, या द्विगुण व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। सबको जोड़ करके कितना होगा, 39 होगा। लेकिन व्यंजनों की संख्या, मूल व्यंजनों की संख्या, व्यंजनों की संख्या कुल कितनी होगी, 33 होगी। ठीक है, आइए अब हम लोग जो है कि 33 व्यंजनों के बारे में बात करते हैं कि 33 व्यंजन कौन कौन से होते हैं। ठीक है, 33 व्यंजन आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पहला कौन होता है, क, दूसरा क्या होता है, ख, तीसरा होता है ग, चौथा होता है घ, पांचवा होता है अंगा। यही होता है ना, इसी से ना शुरुआत की जाती है, क ख ग घ अंगा से। देखिए, क ख ग घ अंगा। बताइए कि इस लाइन को मैंने सही लिखा है कि गलत लिखा है, जवाब दीजिए कि इस लाइन में मैंने क्या किया है, सही है कि गलत है। मुझे समझ में आ रहा है आप लोगों के ज़्यादातर सवाल जो है कि आप लोगों का ज़्यादातर जवाब जो है कि सही दे रहे हैं। 1% 2% लोग कह रहे हैं कि ये जो है कि लाइन सही है, लेकिन 92% लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये लाइन जो है कि गलत लिखी गई है। क्यों गलत लिखी गई है, क्योंकि अंग के नीचे क्या होता है, यहाँ पर एक बिंदी होती है। अब जाकर के क्या हुआ कि ये लाइन सही हुई। अंग के नीचे क्या होती है, यहाँ पर दाहिने साइड में, इसके जस्ट सीधे में नहीं, इससे थोड़ा सा हट करके बगल में जो है कि एक बिंदी लगी होती है। ठीक है, अब इसको हम लोग बोलते क्या हैं, आप लोग जो है कि इसको हमारे विद्वान साथी क्या बोलते हैं कि क की लाइन। ये क्या है, क की लाइन है। लेकिन एक क की लाइन नहीं है। आज के बाद एक क की लाइन बोलना आप लोग छोड़ दीजिएगा। आज के बाद कभी इसको क की लाइन मत बोलिएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क का वर्ग। क वर्ग, ये क्या है, क वर्ग है। इसका नाम क वर्ग का मतलब क्या होता है, वर्ग का मतलब, इसको क वर्ग क्यों इसका नाम पड़ा, क्यों इसका नाम क वर्ग पड़ा, तो वर्ग का मतलब क्या होता है, वर्ग का मतलब देखिए, एक तो मतलब होता है किसी संख्या का उसी संख्या में अगर गुणा करते हैं एक बार तो क्या हो जाता है, वर्ग हो जाता है। जैसे 2 का 2 में गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है, 2 का वर्ग हो जाता है। तो लेकिन हमें इससे नहीं मतलब है, वर्ग का और मतलब होता है। जैसे आप लोग फॉर्म भरते होंगे तो उसमें देखते होंगे कि हमारा पूछता है वर्ग, कि आप किस वर्ग के हैं। वर्ग का मतलब क्या होता है, समुदाय होता है। ठीक, समुदाय होता है। वर्ग का मतलब क्या होता है, समुदाय होता है। ठीक है, समुदाय, समुदाय क्या होता है कि जहां पर 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, जहां पर 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, इकट्ठे व्यक्ति या वस्तु होती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं या समुदाय बोलते हैं। उसको वर्ग या क्या बोलते हैं, समुदाय बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, वर्ग या समुदाय बोलते हैं। तो इसमें क्या किया गया कि इसको क्या बोला गया, वर्ग समुदाय इसको बोला गया। इसको क्यों वर्ग या समुदाय बोला गया, क्योंकि इसमें क्या है, एक निश्चित, देखिए 1 2 3 4, इसमें क्या है, 2 से अधिक व्यक्ति हैं और इसमें कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 5 है। एक 5 है तो इसको क्या बोला गया, इसका पहला वर्ड उठाया गया और इसको क्या बोला गया कि एक वर्ग है। एक क्या है, एक समुदाय है। एक समुदाय में ये आ रहे हैं, जैसे एक क वर्ग है, इसके बाद च वर्ग, फिर ट वर्ग, त वर्ग, और उसके बाद प वर्ग आता है। तो इसका इसलिए नाम जो है कि क वर्ग पड़ा। ठीक, इसका नाम जो है कि पड़ा। लेकिन यहाँ पर आइए, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे इसमें बात करेंगे अंगा के बारे में, कि अंगा यहाँ पर जो है कि इसका मतलब क्या होता है, कि अंगा यहाँ पर जो बिंदी लगी है ये कौन सी बिंदी है और इसका मतलब क्या होता है। तो देखते हैं हम लोग जब पढ़ते हैं तो इसमें अंगा ये क्या है, देखिए इसमें अगर नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5, ये कौन सा बिंदु, कौन सा अक्षर है, तो ये 5वां अक्षर है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पंचमाक्षर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, पंचमाक्षर बोलते हैं। पंचमाक्षर, किसको, अंग को क्या बोलते हैं, पंचमाक्षर बोलते हैं। क्यों इसको पंचमाक्षर बोलते हैं, क्योंकि एक क वर्ग का 5वां वर्ड है। क वर्ग का 5वां वर्ड है। पंचमाक्षर 2 शब्दों से मिलकर के बना है, पंचम प्लस अक्षर से, पंचम प्लस अक्षर से मिलकर के बना है। पंचम का मतलब क्या होता है, 5वां होता है। अक्षर का मतलब वर्ड होता है, अर्थात 5वां वर्ड क्या हो जाएगा, पंचमाक्षर हो जाएगा। पंचमाक्षर कुल कितने होते हैं, इसके बाद जो है कि पंचमाक्षरों की संख्या कुल कितनी होती है, 5 होती है। तो उसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। लेकिन ये जान जाइए कि अंगा क्या है, पंचमाक्षर, पंचमाक्षर है, ये पंचमाक्षर है। लेकिन जब यहीं पर जो है कि यहाँ पर बिंदी लगी है तो ये हो गया पंचमाक्षर, ये वर्ड हो गए। लेकिन जब यहीं पर बिंदी जो लग गई तो एक क्या हो गई, पंचमाक्षर बिंदु इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, पंचमाक्षर बिंदु इसको बोलते हैं, पंचमाक्षर बिंदु बोलते हैं।
पूरे व्यंजन में एक ही ऐसा ये वर्ण है अंग कि इसके जो है कि यहाँ बगल में बिंदी लगती है। आइए हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि आइए थोड़ा सा हम आप लोगों को बताते हैं इन बिंदियों के बारे में कि देखा होगा कभी कभी वर्णों के ऊपर भी बिंदी लगी होती है, इसके सीध में भी लगी होती है और दाएं बाएं भी लगी होती है। उसका क्या मतलब होता है? जैसे एक हम लोग जो है कि व्यंजन का कच्चा खाका खींच लेते हैं व्यंजन का। आइए हम लोग व्यंजन का एक कच्चा मसौदा तैयार करके एक खाका बनाते हैं व्यंजन का। जैसे हमें क बनाना रहता है तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक खड़ी पाई खींचते हैं, उसके ऊपर एक रेखा खींचते हैं, उसके बाद ऐसे एक गोल बनाते हैं, उसके बाद इधर से इसका क्या करते हैं, पूंछ लटका देते हैं। तो ये देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया कि एक खड़ी पाई खींची, इसको क्या बोलेंगे, खड़ी पाई बोलेंगे। ठीक, ये क्या है, खड़ी पाई, खड़ी पाई, इसको बोलेंगे खड़ी पाई। अब इसके ऊपर मैंने क्या किया कि एक ऐसे रेखा खींच दिया, एक रेखा खींच दिया। अब इसको क्या बोलते हैं, ये इसका क्या होता है, यहाँ पर जहाँ पर ये पाई खत्म हो रही है इसका क्या है, शीर्ष बिंदु है। जब ये शीर्ष बिंदु है तो किसी शीर्ष बिंदु के ऊपर से जो रेखा, इसके क्या हो रहा है कि इसके ये सिर है, सिर के ऊपर से क्या हो रही है कि ये रेखा जा रही है, तो इसका नामकरण क्या हो गया, शिरोरेखा। क्या हो गया, शिरोरेखा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शिरोरेखा बोलते हैं। और एक क्या हो गई, खड़ी पाई, ये इसके ऊपर से जा रही है तो इसको शिरोरेखा बोलते हैं। याद करिए, याद रखिएगा आप लोग, इसको खड़ी पाई, इसको शिरोरेखा बोलते हैं। तो देखिए आप लोग कभी कभी देखते होंगे कि व्यंजनों के ऊपर, मैंने जब आप लोगों को पढ़ा रहा था तो उस समय बताया था, हम लोगों ने जब अयुग्वा स्वर की बात कर रहे थे तो उसमें मैंने जो है कि बात किया था इसकी अनुस्वार की और विसर्ग की। देखिए एक बिंदी तो इसके ऊपर होती है व्यंजनों के, कुछ व्यंजनों में आप लोगों ने देखा होगा कि उसके ऊपर बिंदी होती है, और एक बिंदी इसके यहाँ पर होती है, और एक बिंदी इसके यहाँ पर होती है, और एक बिंदी इसकी क्या होती है, यहाँ पर होती है। ये बताइए इन बिंदियों का मतलब एक ही होता है? इसका मतलब क्या है कि अलग अलग होता है। इसका मतलब एक ही नहीं होता है, इसका मतलब क्या है, अलग अलग होता है। जो यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया कि आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऊपर वाली बिंदी के बारे में। तो आप लोगों ने देखा होगा कि अंग, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, अंग में क्या है कि ऊपर ए बिंदी लगी थी, इसको मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि ए अनुस्वार होता है। क्या होता है, अनुस्वार होता है। तो इस बिंदी को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुस्वार बोलते हैं। क्यों अनुस्वार इसको बोलते हैं, मैंने ये चीज आप लोगों को बताया था जब अनुस्वार और विसर्ग के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि इसका अनुस्वार नाम क्यों पड़ा, क्यों इसको अनुस्वार बोलते हैं। और एक चीज, जिन लोगों ने मेरा वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखा होगा जाकर के वो वीडियो देख ले, उसके बाद ये वीडियो देखेगा तभी समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि एक दूसरे से चीजें जुड़ी हैं एक दूसरे से चीजें, इसलिए जो है कि एक दूसरे को आप देखेंगे, पहले उन वीडियो को देखेंगे तभी ये वीडियो क्या है कि समझ में आएंगे। तो मैंने जो है कि बताया कि ये अनुस्वार होता है, इसका जो है कि प्रयोग सिर्फ स्वरों के साथ किया जा सकता है, इसका प्रयोग व्यंजनों के साथ नहीं किया जा सकता है। मैंने इस चीज को आप लोगों को दिखाया था कि इसका प्रयोग कैसे जो है कि सिर्फ स्वरों के साथ किया जा सकता है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अनुस्वार बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, अनुस्वार बोलते हैं। और जब यहाँ पर ए बिंदी देखिए, यहाँ पर मैंने अंग लिखा था, यहाँ पर अंग लिखा था मैंने ना, अंग के नीचे मैंने क्या किया था कि एक बिंदी इसकी बगल में लगाया था। इसकी सीधी में बिंदी नहीं थी, इसके क्या था, बगल में बिंदी थी। अंग, अंग के ए बगल में बिंदी, तो यही जो है कि ए वाली बिंदी है। जैसे मैंने एक इसका खाका तैयार कर लिया, एक व्यंजन लिख दिया, इसके बगल में क्या किया, बिंदी लगा दी। ठीक है, तो ए क्या होता है, ए पंचमाक्षर है, ये पांचवा अक्षर है इसका, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये पांचवें अक्षर का क्या है, बिंदु है, तो पंचमाक्षर बिंदु ये हो जाएगा। पंचमाक्षर क्या हो जाएगा, पंचमाक्षर, पंचमाक्षर बिंदु, पंचमाक्षर बिंदु क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, पंचमाक्षर बिंदु, पंचमाक्षर बिंदु इसका नाम हो जाएगा। ठीक, इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है कि हालत खराब हो जा रही है। ये पंचमाक्षर बिंदु हो जाएगा। अब पंचमाक्षर बिंदु हो गया है, इसका नाम जो है कि पंचमाक्षर। और ये जान जाइए कि पूरे व्यंजन में जो है कि एक ऐसा, सिर्फ एक ही ऐसा वर्ण है कि इसके बगल में जो है कि बिंदी लगती है, और कोई ऐसा व्यंजन नहीं मिलेगा कि जिसके बगल में बिंदी लगेगी। तो आप लोग याद रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है कि निम्नलिखित में से पंचमाक्षर बिंदु कौन सा है, तो पंचमाक्षर बिंदु में 5 ठो आते हैं, लेकिन ज़्यादा अगर ऑप्शन ए वाला दिया रहेगा तो इसको जो है कि आप लोग टिक करिएगा। अब आइए इसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि जो यहाँ पर जो दिया रहता है,
यहाँ पर ए जो है इसको हम लोग पंचमाक्षर बिंदु बोल दिए। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको उच्छिप्त बोलते हैं। उच्छिप्त, उच्छिप्त या द्विगुण, इसको क्या बोलते हैं? द्विगुण, या इसी को बोलते हैं फेंका हुआ। फेंका हुआ, ठीक है। इसी को उच्छिप्त बोलते हैं, इसी को द्विगुण बोलते हैं, इसी को फेंका हुआ बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? ताड़न जात। ताड़न जात। इस जो है ये बिंदी है, इसको हम लोग किस नाम से संबोधित करते हैं? इसको जो है कि हम लोग ताड़न जात नाम से जानते हैं। और ये व्यंजन में जो है कि सिर्फ दो ऐसे व्यंजन हैं कि जिनके नीचे जो है कि इनका प्रयोग किया जाता है। सिर्फ दो ऐसे व्यंजन हैं कि जिनके नीचे इनका प्रयोग किया जाता है। आइए देखते हैं हम लोग कौन कौन से व्यंजन हैं। देखिए, ए क्या है? ड, और ए क्या है? ढ है। ये मूल भाषा के ड और ढ हैं। ये क्या है? मूल भाषा के ड और ढ हैं। मूल भाषा का मतलब आप लोग जानते हैं, मैंने आप लोगों को बताया कि जब भी मैं मूल भाषा का प्रयोग करूंगा तो आप लोग समझ जाइएगा संस्कृत भाषा। और ये व्यंजन कहाँ से आए हैं? संस्कृतों से ही हिंदी में अपनाया गया है इन लोगों को। तो ये क्या हो गए? ए तो हो गए ड, और ए हो गया ढ। इंग्लिश में इसका जो है कि उच्चारण डी से होता है, और ढ का उच्चारण किससे होता है? डी एच से होता है। इंग्लिश में जो है कि ड का उच्चारण डी से होता है और ढ का उच्चारण डी एच से होता है। लेकिन जब इन्हीं में जो है कि इनके नीचे मैं एक बिंदी लगा देता हूँ यहाँ पर, और एक बिंदी ढ के नीचे लगा देता हूँ, तो ये अब जो है कि मूल भाषा के व्यंजन नहीं रह गए। ये क्या हो गए? अब ताड़न जात व्यंजन हो गए। इनका नाम क्या होता है? ताड़न जात होता है। इनको क्या बोलते हैं? ताड़न जात। इनको उच्छित व्यंजन बोलते हैं, इनको दुगुण व्यंजन बोलते हैं, इनको फेंका हुआ व्यंजन बोलते हैं। क्यों? जैसे ही इनके नीचे एक बिंदी लगी और यहाँ पर ढ के नीचे एक बिंदी लगी, ये सिर्फ दो व्यंजनों में सिर्फ यही दो ऐसे व्यंजन हैं कि जिनके नीचे जो है कि बिंदी लगती है, ड और ढ। अब इनका उच्चारण जो है कि ड और ढ, अब ये नहीं रहे, अब इनका उच्चारण जो है किया जाता है, तो इसके आगे क्या लगा करके उच्चारण किया जाता है? अ। तो अब ये क्या हो गए? अड और अढ। अब इसका उच्चारण अगर हमको करना होगा, अगर उसके नीचे बिंदी है, तो अड और अढ क्या कहेंगे? अड और अढ, अड और अढ। इसके पहले ए क्या थे? ड और ढ से। जब इन पर जो है कि बिंदी नहीं लगी थी तो ए ड और ढ थे, लेकिन जब बिंदी लग गई तो ए अड और अढ हो गए। अड और अढ, इसको जो है कि दिखाया नहीं जाता है अ को, लेकिन इनका उच्चारण किया जाता है। अब इनका जो है कि इंग्लिश में उच्चारण देखेंगे तो किससे किया जाता है? आर से किया जाता है। ड का उच्चारण जो है कि इसके नीचे ताड़न जात जो व्यंजन है, और इनका उच्चारण जो है कि किससे होता है? आरएस से होता है, आरएच से। रुकिए, इसको हम मिटा देते हैं, थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब क्या क्या मैंने लिख दिया है। ठीक है, थोड़ा सा मिटा देते हैं। जब यही इन्हीं के नीचे क्या होता है कि जब एक बिंदी लग जाती है तो इनका उच्चारण पहले किससे होता था? जब बिंदी नहीं लगती थी तो ये मूल भाषा के व्यंजन के स्वर थे, व्यंजन के वर्ण थे, और ड और ढ थे। लेकिन जैसे ही इनके नीचे बिंदी लग गई तो ये अढ और अढ हो गए। आगे इनके क्या जुड़ गया? अ जुड़ गया। और इनका उच्चारण पहले डी और डीएस से होता था, लेकिन बाद में इनका उच्चारण किससे होने लगा? आर और आरएस से होने लगा। ठीक है, आर और आरएस से होने लगा। हम लोगों ने बात कर ली थी इसके बारे में, अनुस्वार के बारे में, कि एक क्या है? अनुस्वार है, और एक क्या? पंचमाक्षर बिंदु है, पंचमाक्षर बिंदु। और उसके बाद हम लोग बात कर रहे थे इस वाले बिंदु के बारे में। तो इसमें मैंने बताया कि ये क्या होता है कि ये ड है और ये क्या है? ड है। जब इनके नीचे जो है कि अब इनका उच्चारण डी से होता है और इनका उच्चारण किससे होता है? डी एस से होता है। जब इनके नीचे बिंदी लगा दी जाती है तो इनका उच्चारण किससे हो जाता है? आर से हो जाता है, और इनका उच्चारण किससे हो जाता है? आर एस से हो जाता है। इनका उच्चारण आर से और इनका उच्चारण आर एस से हो जाता है। ठीक है, तो इनको क्या बोलेंगे? अड और अढ बोलेंगे। इन्हीं को क्या बोलते हैं हम लोग? ताड़न जात। ताड़न जात क्या बोलते हैं? ताड़न जात। और उच्छिप्त, उच्छिप्त द्विगुण, इन्हीं का नाम है द्विगुण। और उसके बाद फेंका हुआ। फेंका हुआ का क्या मतलब है? फेंका हुआ का जैसे इनका हम उच्चारण करते हैं अढ और अढ का, तो जीभ हमारी देखिए इतनी तेजी के साथ झंझनाहट होता है, ऐसा लगता है कि हम इसको जो है कि अपनी जीभ के सहारे मुख से बाहर फेंक रहे हैं। जैसे उच्चारण करिए अढ, अढ,
देखिए जीभ हमारी काफ़ी तेजी के साथ जीभ में झंझनाहट हो रहा है, उसमें कंपन हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे इसको फेंक रहे हैं इन वर्णों को। इसीलिए इसको क्या बोला गया कि फेंका हुआ बोला गया। द्विगुण इसको क्यों बोला गया? क्योंकि इसमें दो गुण हैं। जैसे ही इसके नीचे बिंदी लग जाती है तो ये क्या हो जाते हैं, ताड़न जात हो जाते हैं या द्विगुण हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही इसके नीचे से बिंदी हटा दी जाती है तो एक ट वर्ग के तीसरे और चौथे, जैसे ट वर्ग आप अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, ट वर्ग में ट ठ ड ढ, तो ये क्या है, तीसरे और चौथे वर्ण हैं। ट ठ ड ढ क्या है कि ट वर्ग के तीसरे और चौथे वर्ण हैं, लेकिन इनके नीचे जैसे बिंदी लग गई तो ये क्या हो गए, ताड़न जात, उपक्षिप्त, द्विगुण या फेंका हुआ व्यंजन हो गए। आइए अब इसके बाद जो है कि इसके बारे में हम लोग जो है कि बात कर लेते हैं। ए भी हो गया, ए हो गया, ए हो गया। अब इस बिंदी के बारे में जो है कि हम लोग बात कर लेते हैं। इसको क्या बोला जाता है, नुक्ता बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, नुक्ता बोला जाता है। हिंदी जो है कि अगर व्यंजनों में बात किया जाए तो ये कितने व्यंजनों के साथ जो है कि इनका प्रयोग किया जाता है, तो 5 व्यंजनों के साथ जो है कि इनका प्रयोग किया जाता है। देखिए कौन कौन से व्यंजन है। व्यंजन जो है कि आपका एक तो क है, एक ख है, एक ग है, एक ज और फ। क ख ग ज फ। जैसे एक क ख ग ज और फ, ये क्या है, अभी तो ये मूल भाषा के क्या है कि व्यंजन है। अभी ये मूल भाषा के व्यंजन है, लेकिन इनका जो है कि जैसे मैंने यहाँ पर बिंदी लगा दिया, 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 ये क्या है, ये नुक्ता है, ये बिंदी नहीं है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नुक्ता बोलते हैं। जैसे ये नुक्ता यहाँ पर लगता है तो ये क्या हो जाते हैं, अरबी फारसी। अरबी फारसी, अरबी फारसी भाषा के क्या हो जाते हैं, अरबी फारसी भाषा के क्या हो जाते हैं, वर्ड हो जाते हैं। अरबी फारसी भाषा के वर्ड हो जाते हैं। किसके, अरबी फारसी भाषा के क्या हो जाते हैं, ये वर्ड हो जाते हैं। कौन कौन से, क ख ग ज फ। इसको आप लोग याद कर लीजिए कितने होते हैं, इनकी संख्या कुल कितनी होती है। टीजीटी में पूछा गया है कि अरबी फारसी ध्वनियों की जो है कि संख्या कुल कितनी होती है, तो 5 होती है। और ये अरबी फारसी ध्वनियों के नीचे नुक्ता लगाने की शुरुआत किसने की, तो 1913 में जो है कि भाषा विभाग के अध्यक्ष राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद बने। ठीक है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद बने 1913 में भाषा विभाग के अध्यक्ष। उन्हीं ने सबसे पहले जो है कि इन ध्वनियों के नीचे जो है कि बिंदी लगाने की शुरू की, नुक्ता लगाना शुरू किया और बताया कि ये जो है अरबी फारसी भाषा के जो है कि वर्ड हैं। ये अरबी फारसी क्या है, 2 भाषाएं हैं, अरबी और फारसी। अरबी अलग भाषा है, फारसी अलग भाषा है, लेकिन इनको अरबी फारसी क्यों कहा गया, एक ही भाषा कहना चाहिए था ना, या तो अरबी बोलना चाहिए था या फारसी बोलना चाहिए था। लेकिन इनको क्यों अरबी फारसी दोनों बोला गया, क्योंकि अरबी और फारसी दोनों भाषाओं की लिपि कौन सी होती है, फारसी लिपि होती है। कौन सी लिपि होती है, फारसी लिपि। इसीलिए मैंने आप लोगों को जब भाषा का विकास क्रम पढ़ा रहा था, नहीं सॉरी, वर्णमाला और लिपि पढ़ा रहा था, तो उसमें मैंने बताया था कि लिपि क्या होती है और भारत की लिपि कौन सी है। जैसे कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, तो मैंने बताया था कि हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। भारत की 3 भाषाएं जो है कि देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। पहली आपकी हिंदी मैंने बताया था, पहली हिंदी, दूसरी मैंने बताया था संस्कृत, और तीसरी मैंने क्या बताया था, तीसरी मैंने मराठी बताया था, तीसरी मैंने मराठी बताया था। इसी तरह से जो है कि अरबी और फारसी दोनों भाषाओं की जो है लिपि क्या है, अरबी लिपि है। और इनके वर्ड क्या होते हैं, आपस में बहुत ज़्यादा मिलते हैं, इसलिए इनको अरबी फारसी वर्ड कहा जाता है। इनको इसीलिए क्या कहा जाता है, अरबी फारसी ध्वनियाँ इनको बोला जाता है। एनसीईआरटी में जो है कि सिर्फ 3 दिया है, कि एनसीईआरटी में अगर आप लोग बात करें तो सिर्फ 3 अरबी फारसी ध्वनियों की बात किया है। उसमें ग, ज और फ को केवल अरबी फारसी की ध्वनियाँ माना गया है। लेकिन अगर एग्जाम में पूछ देगा कि अरबी फारसी ध्वनियों की जो है कि संख्या कुल कितनी होती है, तो आप लोग 5 बताएंगे, क्योंकि इसका प्रमाण है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जी ने सबसे पहले जो है कि इनके नीचे नुक्ता लगाने की शुरुआत की। तो आप लोगों ने देखा, और आप लोगों ने देखा कि मतलब ऊपर क्या होता है, जब बिंदी लगी होती है तो अनुस्वार होता है। अगर इसके अंग के बगल में जो लगा होता है इसको क्या बोलते हैं, पंचमाक्षर बोलते हैं। अगर वर्ण के नीचे लगा होता है तो इसको क्या बोलते हैं कि ताड़न जात, उच्छिप्त, द्विगुण या फेंका हुआ बोलते हैं। अगर यहाँ पर बिंदी लगी होती है तो इसको क्या बोलते हैं, नुक्ता बोलते हैं। और एक चीज जान जाइए कि हिंदी शब्दकोश में ताड़न जात जो है अढ़ और अढ़ से किसी शब्द का जो है कि निर्माण नहीं होता है, उससे किसी शब्दों का निर्माण नहीं किया जा सकता है। ठीक,
किसी शब्दों का निर्माण नहीं किया जा सकता है। आइए इसको हम लोग थोड़ा मिटाते हैं। अब मुझे लगता है कि ये इनके जो है कि आगे पीछे जो चारों ओर बिंदी लगी होती है, इसके बारे में आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इन बिंदियों का क्या मतलब होता है और इन बिंदियों को क्या बोला जाता है। आइए हम लोग बात करते हैं अपने व्यंजन के बारे में। मैंने आप लोगों को बता रहा था कि व्यंजनों की संख्या कुल कितनी होती है, 33 होती है। पहले वर्ग की हम लोग बात किए थे। पहले वर्ग में जो है कि क वर्ग हम लोग देखे थे। आइए फिर से देख लेते हैं कि इसको क वर्ग मैंने बताया कि इसका नाम क वर्ग क्यों पड़ा, क्योंकि पहला अक्षर जो है कि लिया गया और ए वर्ग समूह या समुदाय, वर्ग समूह या समुदाय में जो है कि है, जैसे कि क वर्ग, ये क्या है क वर्ग, ठीक है। वर्ग का मतलब समूह या समुदाय होता है। क्या होता है? समूह या समुदाय होता है। तो इसमें देखिए कि क्या है, क ख ग घ अंग क्या होता है। मैंने बताया कि समूह या समुदाय की परिभाषा मैंने बताया कि जहाँ दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु होते हैं वहां पर क्या होता है, वो समूह होता है, वर्ग होता है या समुदाय होता है। वहां पर समूह, वर्ग या समुदाय होता है। तो इसका पहला अक्षर उठाया गया और इसी को क्या बोला गया, एक समूह, समूह बोला गया। क्या है, एक समूह में आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 5 का इनका क्या है, समूह है, इसलिए इनको क वर्ग बोला गया। इसके बाद अब हम लोग बात करेंगे अंग के बाद क्या आ जाएगा, अब आ जाएगा च वर्ग। 30 मिनट हो गया। च वर्ग बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा और है। च वर्ग बोलेंगे, ठीक है। च में आपका कौन कौन सा आ जाएगा, देखिए च छ ज झ इय, ठीक, च छ ज झ इय। इसमें देखिए आप लोगों ने देखा होगा किसी किसी पुरानी बुकों में जो है कि झ का रूप ए हमें देखने को मिलता है, झ का रूप ए हमें देखने को मिलता है। ए जो है कि क्या है, अमान्य है। क्यों अमान्य है? क्योंकि इसका प्रयोग जो है कि अब नहीं किया जाता है। क्यों? ये जो है कि हमारी, मैंने जब आप लोगों को भाषा और लिपि में पढ़ा रहा था, वर्णमाला और लिपि, तो उसमें बताया था कि लिपियों का क्या होता है, एक मानक स्वरूप होता है। इसमें जो है कि इसको लिपियों के मानक स्वरूप के अनुसार जो है कि ए नहीं रहा, ठीक है, ये नहीं, उसके मानक स्वरूप के अनुसार ए जो है कि फिट बैठ रहा था, इसलिए इसको जो है कि हटा दिया गया। अब झ का ए रूप होता है, इसको क्या बोला गया, इसको अमानक, अमानक इसको बोला गया। इसको क्या कहा गया, अमानक। किस वाले को क्या बोला जाता है, अमानक वर्ड बोला जाता है। ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि निम्नलिखित में से अमानक वर्ड कौन से हैं। तो अमानक वर्ड ये जब भी दिखेगा आप लोगों को तो किस क्या बताएंगे, ये अमानक वर्ड है। क्यों अमानक वर्ड है, क्योंकि ये वर्ड लिपि के क्राइटेरिया को क्या करता है, फॉलो नहीं कर पा रहा था, इसलिए इसको हटा करके इसके स्थान पर इस झ को जो है कि प्रयोग किया गया। आइए फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि ट वर्ग की। ट वर्ग, तीसरा वर्ग कौन सा है, ट वर्ग। ट वर्ग, ट में कौन कौन से हैं, ट ट ठ ड ढ अड़ा, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा आपका बिंदी लग जाएगी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिंदी लग जाएगी। तो अब ये क्या हो जाएंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, द्विगुण हो जाएंगे। अब क्या हो जाएंगे, द्विगुण हो जाएंगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ट वर्ग की। अच्छा, त वर्ग की, ठीक, त वर्ग की, त वर्ग की हम लोग बात करते हैं। त वर्ग में आपका आ जाएगा त थ द ध और न। उसके बाद हम लोग बात करते हैं प वर्ग। प वर्ग में देखिए क्या क्या आ जाएगा, प फ ब भ और म। देखिए जिन यहाँ पर देखिए भ है ने, ये क्या है, भ। भ को हम लोग कैसे लिखते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, भ को हम लोग कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं या ऐसे लिख देते हैं। ध को हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे लिखते हैं, लेकिन ये गलत है, ये सही नहीं है। कुछ लोग जो है कि ऐसे ध को बना देते हैं, ये जो है कि क्या है, गलत है। इसका प्रयोग ऐसे नहीं किया जाता है। जिन वर्णों में घुंडी लगी होती है उसके ऊपर से शिरोरेखा क्या होती है, नहीं गुजरती है। जिन वर्णों में घुंडी लगी होती है उसके ऊपर से शिरोरेखा नहीं गुजरती है। जैसे मैं ध को यहाँ पर देख लीजिए, अगर ध ऐसे मैंने इसके ऊपर से शिरोरेखा गुजार दी घुंडी के ऊपर से, तो ये क्या हो जाता है कि क वर्ग का चौथा वर्ण बन जाता है, घ बन जाता है। इसलिए जिन वर्णों पर जो है कि घुंडी लगी होती है उसके बाद जो है कि इसका प्रयोग किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा एक शब्द होता है प्रातः काल, ठीक है, प्रातः काल। अगर इसको देखा जाए तो लोग इसको पूछने पर बताते हैं कि ये दो शब्द हैं, लेकिन ये दो शब्द नहीं है, ये क्या है, एक ही शब्द है। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या है, घुंडी लगी है, इसलिए हमें क्या करना पड़ रहा है कि इस लाइन को जो है कि तोड़ना पड़ता है। इस लाइन को क्या करना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है। क्यों तोड़ना पड़ता है, क्योंकि इसके जिनके ऊपर घुंडी लगी होती है उनके ऊपर से शिरोरेखा नहीं गुजरती है। ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग।
हम लोगों ने देखा। अब यहाँ से देखिए वर्गों की संख्या कुल कितनी हो गई। वर्गों की संख्या 1 2 3 4 कितने हो गए, 5 वर्ग हो गए। 5 वर्ग में देखिए 1 2 3 4 5 वर्गों की कुल संख्या कितनी हो गई। वर्गों की संख्या कुल कितनी हो गई, 5 हो गई। और प्रत्येक 5 वर्ग में कितने व्यंजन हैं, 5 व्यंजन हैं। तो मैं अगर कहूँ कि वर्ग में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होगी, कुल संख्या कितनी हो जाएगी, वर्गीय व्यंजनों की संख्या कुल कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी कुल वर्गीय व्यंजनों की संख्या। और अगर बात करें कि इनको क्या बोला जाता है, इनको वर्गीय व्यंजन बोला जाता है। इनको बोला क्या जाता है, वर्गीय व्यंजन बोला जाता है इनको। और इसको क्या बोला जाता है, और इसको स्पर्शी व्यंजन भी बोला जाता है। कभी कभी पूछता है कि निम्नलिखित में से स्पर्शी व्यंजन कौन सा है, या स्पर्शी व्यंजनों की मंडी परिषद में पूछा था कि स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कुल कितनी होती है। तो एक क्या है, इनको स्पर्शी व्यंजन भी बोला जाता है। वर्गीय व्यंजन या इनको स्पर्शीय व्यंजन बोला जाता है। ठीक है, इसको स्पर्शी व्यंजन क्यों बोला जाता है, क्योंकि जब इनका हम उच्चारण करते हैं तो जीभ हमारी मुख के किसी न किसी भाग को क्या करती है, कि टच करती है, मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, स्पर्शीय व्यंजन बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं, वर्गीय। क्यों वर्गीय बोलते हैं, एक क्या है, ये वर्ग में है। देखिए क्या है, इनका 5-5 का क्या है, एक वर्ग है, 5-5 का 5 वर्ग है, इसलिए इसको क्या बोला गया, वर्गीय व्यंजन बोला गया। या इसको क्या बोला गया, स्पर्शीय व्यंजन बोला गया, क्योंकि जीभ हमारी मुख के किसी न किसी भाग को क्या करती है, जब इनका उच्चारण करते हैं तो स्पर्श करती है। इनकी कुल संख्या अगर पूछेगा, कुल संख्या कितनी होती है, 25 होती है। किसी किसी ऑप्शन में 27 भी दिया रहता है, लेकिन 25 आप लोग जो है कि टिक करिएगा, क्योंकि 27 में वो जो ये दुगुण व्यंजन है इनको भी जोड़ करके देता है। लेकिन कुल अगर देखा जाए तो मूल रूप से कुल वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 25 होती है। अब इसके बाद इसको आप लोगों ने जो है कि मुझे लगता है नोट कर लिया होगा। अब यहीं पर आइए हम लोग इसके बाद बात कर लेते हैं कि इसके बाद वाली लाइन में क्या होता है। इसके बाद जो है कि अंत अस्त व्यंजन आते हैं। ये तो वर्गीय व्यंजन हो गए, और उसके बाद अंत अस्त व्यंजन आते हैं। और अंत अस्त व्यंजन में देखिए यहाँ पर इसके नीचे इसके ऊपर जो है कि अंत अस्त व्यंजन मैं मिटा रहा हूँ इसको, और अंत अस्त व्यंजन यहीं पर जो है कि हम लिख रहे हैं। अंत अस्त व्यंजन में व्यंजनों की संख्या कुल कितनी होती है, 4 होती है। इसमें कितनी व्यंजनों की संख्या हो रही थी, इसमें व्यंजनों की संख्या 5 हो रही थी, इसलिए इसको क्या बोला गया, वर्गीय व्यंजन बोला गया। लेकिन अंत अस्त व्यंजन, ठीक है, कौन कौन से होते हैं, य र ल व, इसमें इनकी कुल संख्या कितनी होती है, 4 होती है। कभी कभी पूछता है एग्जाम में कि अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या कुल कितनी होती है, 4 होती है। कौन कौन से होते हैं, य र ल व। देखिए इसमें क्या थे, वर्गीय व्यंजनों में एक लाइन में कुल एक वर्ग में कितने आते थे, एक वर्ग में जो है कि 5 व्यंजन आते थे, लेकिन इसमें कितने कितने व्यंजन आ रहे हैं, 4 व्यंजन आ रहे हैं। और उसके बाद जो है कि इसका उच्चारण जो है कि मुख के किसी न किसी अंदर वाले भाग से होता है, ठीक है, इसलिए इनको क्या बोला गया, अंतःस्थ बोला गया। उसमें या संघर्षी व्यंजन, उसके बाद उसमें या संघर्षी व्यंजन, जो इसका जो है कि इसके बाद वाला क्या हो जाएगा, उसमें या संघर्षी व्यंजन हो जाएगा। तो उसमें या संघर्षी व्यंजन में आपका क्या आ जाएगा, स ह। इनकी संख्या भी कुल कितनी होती है, 4 होती है। इनकी संख्या कुल कितनी होती है, 4 होती है। इसमें ए जान जाइए, ए फर्स्ट और लास्ट क्या होते हैं, अर्धस्वर होते हैं। ए फर्स्ट और लास्ट क्या होते हैं, अर्धस्वर होते हैं। इनको आप लोग याद रखिएगा, पहला जल्दी याद नहीं हो पाता है कि नहीं, अर्धस्वर कौन कौन से होते हैं, बहुत ज़्यादा पूछता है एग्जामों में। नेट के एग्जाम में कई बार पूछ चुका है, और टीजीटी पीजीटी में कई बार पूछा है कि निम्नलिखित में से बताइए अर्धस्वर कौन से हैं। तो अर्धस्वरों की संख्या कितनी होती है, अर्धस्वर व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, य और व। अंतःस्थ का पहला और अंतिम क्या होता है, अर्धस्वर होता है। और उसमें व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। इसका उच्चारण अलग अलग जगहों से किया जाता है। इसका उच्चारण जो है कि हम आगे भी बात करेंगे, तालु से होता है, इसका उच्चारण मूर्धा से होता है, और इसका उच्चारण जो है कि दंत से होता है, और इसका उच्चारण जो है कि अलिजिह्वा से होता है। तो हम लोग इसके आगे बात करेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं कि कैसे 33 व्यंजन हुए। मैंने आप लोगों को बताया कि स्पर्शीय व्यंजनों की संख्या कुल कितनी होती है। स्पर्शीय व्यंजन देखिए, स्पर्शीय या वर्गीय व्यंजन कितने हुए, स्पर्शीय या वर्गीय व्यंजन जो है कि 25 आपके हो गए। वर्गीय व्यंजन आपके कितने हो गए, 25 हो गए। उसके बाद 4 आपके अंतःस्थ हो गए, 4 आपके ऊष्म हो गए। 25 4 29, 4 कितने हो गए, 33। टोटल व्यंजनों की संख्या कुल कितनी हो गई, 33 हो गई।
अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।